उद्यानों के बारे में बताऊंगा, यानी कि नेशनल पार्क्स के बारे में बताऊंगा, जिनके बारे में सामान्य रूप से परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेश दोनों के राष्ट्रीय उद्यानों को एक एक करके बताऊं। तो आपको हमेशा की तरह नोट्स बनाते हुए चलना है और हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में तकरीबन 105 के आसपास राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क्स हैं, जिन सभी को आज हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत हम लोग करेंगे ऊपर से, यानी कि नॉर्थ एरिया से, और फिर धीरे धीरे करके हम जाएंगे पूर्व की तरफ, और फिर दोबारा हम पश्चिम, फिर दक्षिण, और उसके बाद आखिर में नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व को भी कवर करेंगे। तो शुरुआत हम लोग करते हैं लद्दाख के साथ, जो कि एक केंद्रीय शासित प्रदेश है। लद्दाख में एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। लद्दाख के पूर्वी भाग में यह स्थित है और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान में मेनली स्नो लेपर्ड्स यानी कि हिम तेंदुए पाए जाते हैं, जो हिमाचल में रहते हैं, हिमालय में रहते हैं, वो पाए जाते हैं। इसमें तिब्बती भेड़िया भी पाया जाता है, यूरोपियन भूरा भालू और लाल लोमड़ी जैसी अन्य प्रजातियां भी यहां पाई जाती है। तो यह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। लद्दाख से जब आप नीचे आते हो तो आपको जम्मू कश्मीर मिलता है, जो कि केंद्रीय शासित प्रदेश है। यहाँ पे मुख्यतः 4 राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, और चौथा है राज परियन वन्य जीव अभ्यारण्य। अब मुझे पता है कि इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य आ गया है, लेकिन इसको भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय उद्यान में ही जोड़ा गया है। देखिए, जो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है, ये श्रीनगर के पास है, और इसमें कश्मीर का एक हिरण पाया जाता है जिसको हंगुल के नाम से जाना जाता है। ये लाल हिरण की एक प्रजाति होती है, इसको याद रखना है आपको। ये इस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। इसके अलावा ये किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है, ये जम्मू क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर आपको हिमालयन काले भालू मिल जाएंगे, कस्तूरी मृग मिल जाएगा, और उसके अलावा स्नो लेपर्ड भी मिल जाएंगे। ये जो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है, ये श्रीनगर के पास स्थित है, और इसका जो नाम है एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली के नाम पे जोड़ा गया है। इससे पहले इसको सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता था। पंछी प्रेमियों के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। इसके अलावा ये जो राज परियन वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसमें विभिन्न प्रकार के वन्य जीव जैसे तेंदुए, काले भालू और पंछी पाए जाते हैं। तो ये 4 राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं जम्मू कश्मीर के, जो बहुत जरूरी हो जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 5 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। एक है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, एक है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, एक है सिंबलवड़ा राष्ट्रीय उद्यान, एक है खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, और एक है इंद्रकला राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है, ये कुल्लू जिले में स्थित है, और इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में रखा है, मतलब इसको विश्व धरोहर स्थल कहा गया है। इसके अलावा ये जो आपका पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है, ये लाहौल के अंदर मौजूद है। लाहौल और स्पीति जो जिला है, आपको पता होगा, वहां पर है। ये जो सिंबलवाड़ा है, ये सिरमौर के अंदर है। खीर गंगा जो है कुल्लू के अंदर है, जो कि 11,000 फीट की ऊंचाई पे है, और जो इंद्रकला है, ये भी कुल्लू के अंदर है। तो ये हिमाचल प्रदेश के बहुत प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड में 6 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, आपको पता होगा, और यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर की भी शुरुआत हुई थी साल 1973 के अंदर। इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था। बाकी इसकी जो स्थापना है वो 1936 में हुई थी। इसके अलावा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजगोपालाचारी जी के नाम पे पड़ा है, जो कि हमारे प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे आजादी के बाद, आपको पता होगा। यह उत्तराखंड के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इसके अलावा 4 और हैं। एक है वैली ऑफ द फ्लावर्स, यानी कि फूलों का घर, फूलों की घाटी भी कहा जाता है। एक है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि नंदा देवी पर्वत के पास है। एक है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर को कवर करता है। और एक है गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड का। तो इस तरीके से 6 राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं जो आपके उत्तराखंड में है। इसके बाद हम चलते हैं उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये जो आपका लखीमपुर खीरी जिला है, ये इसी में मौजूद है, और ये तकरीबन 884 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश के बाद हम जाते हैं बिहार के अंदर। बिहार में भी एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ऋषि वाल्मीकि के नाम पे नाम रखा गया है इनका। यह राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में मौजूद है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिहार में बहुत सारे वन्य जीव अभ्यारण्य भी हैं, जैसे कि भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, और कन्वर झील पक्षी अभ्यारण्य, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके अलावा विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। अब आप सोचेंगे कि वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में फर्क क्या है? तो देखो, राष्ट्रीय उद्यान में मेनली बहुत सारे जीव होते हैं, सभी तरीके के जीव होते हैं, और प्राकृतिक सुंदरता होती है जिसकी सुरक्षा की जाती है। लेकिन जो वन्य जीव अभ्यारण्य होता है, उसमें एक विशेष प्रकार की प्रजाति को संरक्षित किया जाता है, जैसे कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है। अब यहाँ पे क्या होता है कि स्पेशली गंगा डॉल्फिन जो है उसको संरक्षित किया जाता है, तो ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य कहलाएगा। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उनको केंद्र सरकार देखती है, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, और जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं उन्हें राज्य सरकार देखती है, मतलब राज्य सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं वो देखते हैं। तो इस तरीके से आपके वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में फर्क समझ में आ गया होगा आपको। तो ये आपका बिहार हो जाता है। बिहार के बाद आता है झारखंड। झारखंड में भी सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पलामू टाइगर रिजर्व के नाम से भी मशहूर है, क्योंकि ये पलामू जिले में मौजूद है, और यहाँ पे भी प्रोजेक्ट टाइगर चलता है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है। इसके बाद सिक्किम की बात ले लो। सिक्किम में भी एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये कंचनजंगा की पहाड़ी के पास है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो सिक्किम का आधा हिस्सा, मतलब आधा सिक्किम सिर्फ इसी राष्ट्रीय पार्क के अंदर आता है, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आता है। जी हाँ, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी, और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल की उपाधि भी दी थी। इसमें बहुत सारे ग्लेशियर, अल्पाइन घास के मैदान, और इसके अलावा बहुत से वन हैं, घाटियां हैं, सिक्किम हिमालय है, ये सब कुछ एक ही राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आता है। तो ये काफी बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखना। तो 4 राज्य हो जाते हैं, यूपी, बिहार, झारखंड और सिक्किम। इनमें सिर्फ एक एक ही है, तो इजीली याद हो जाएगा। इसके बाद हम दोबारा चलते हैं इस तरफ, किधर? वेस्ट की तरफ। वेस्ट में हम हरियाणा चलते हैं। हरियाणा के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान है। एक है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपके गुरुग्राम में है। यह पहले एक पक्षी अभ्यारण्य हुआ करता था, जिसको 1989 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। पक्षी अभ्यारण्य मतलब यहाँ पे बहुत सारे पक्षी होते थे, कई प्रजाति के पक्षी पाए जाते थे। जितने भी पक्षी प्रेमी है वो यहीं आते थे। इसके अलावा एक है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यमुनानगर जिले के अंदर मौजूद है। यहाँ पे बहुत से तेंदुए पाए जाते हैं, जयकाल यानी कि हीन पाए जाते हैं, चिंकारा पाए जाते हैं। तो ये काफी जरूरी राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं हरियाणा के। कौन कौन से? सुल्तानपुर और कलेसर।
इसके बाद चलते हैं राजस्थान। राजस्थान के अंदर अराउंड 5 राष्ट्रीय उद्यान है, काफी जरूरी है। एक है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही फेमस है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जो जयपुर का राज परिवार है उसके लिए शिकार गांव हुआ करता था ये राष्ट्रीय उद्यान, मतलब यहाँ पे शिकार करते थे वो। यहाँ पे बाघ पाए जाते हैं, तेंदुए पाए जाते हैं, सुस्त भालू पाए जाते हैं, लकड़बग्घे, सिहार और भी तरीके के जानवर यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा अगला जो है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर के अंदर है। पहले ये भी एक पक्षी अभ्यारण्य हुआ करता था, और ऐसा वैसा नहीं, पूरे एशिया में सबसे अच्छा पक्षी अभ्यारण्य हुआ करता था। इतना अच्छा था कि इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर दिया गया था। केवलादेव नाम जरूर याद रखना। इसके बाद आता है आपका मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कोटा के अंदर है, जो कि सबसे नया माना जाता है राजस्थान के अंदर, जो कि 2000 के अंदर इसको बनाया गया था। इसके अलावा एक आता है सनरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अलवर के अंदर है, और मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। यहाँ पे मेनली काला हिरण पाया जाता है। तो राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान याद रह जाएंगे। इसके बाद चलते हैं हम गुजरात। गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान में, गुजरात में तकरीबन 3 राष्ट्रीय उद्यान है, काफी जरूरी। एक है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एशियाई शेरों का घर माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि इस जगह पे बहुत से एशियाई शेर पाए जाते हैं जो कि पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट लुप्त हो चुके हैं। तो काफी जरूरी राष्ट्रीय उद्यान है गिर राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा यहाँ पे आता है एक वेलादार राष्ट्रीय उद्यान, जिसको काला हिरण राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इसको काले हिरण का आखिरी घर या फिर अंतिम शरण भी माना जाता है। इसके बाद आता है आपका वनसदा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की तलहटी में है, काफी जरूरी है ये भी। और एक और पाया जाता है, मैंने आपको बताया नहीं, जो कि है मरीन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपके कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है। मरीन का अर्थ ये होता है कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जिसको आप कहते हो, वो जहाँ पे मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है, तो गुजरात में ये भी मौजूद है। तो 4 हो जाते हैं। गिर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, तकरीबन 11 राष्ट्रीय उद्यान है। जी हाँ, शुरुआत करेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से। इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। इसके अलावा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से नाम मिला है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय डुबरी या फिर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है इसको, बोरी राष्ट्रीय उद्यान, नौरादेही राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान। अब आप भी सोच रहे होंगे कि कितने सारे। देखिए, जहां पे वन्य जीव ज्यादा होते हैं, वनस्पति ज्यादा होती है, तो वहां पे ज्यादा की जरूरत पड़ती है, तो इस तरीके से बनाया गया यहाँ पे। अच्छी बात है। तो 11 राष्ट्रीय उद्यान है, इनको जरूर याद रखना, इनसे प्रश्न बनेगा। अब चलते हैं हम गोवा। अब इतना आगे तो गोवा भी पहुंच जाते हैं। गोवा के अंदर आपको सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, जिसका नाम है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान या फिर मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, दोनों से प्रश्न बन चुका है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान या फिर मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी घाटों के पहाड़ों में स्थित है ये। अब चलते हैं कर्नाटक। अब गोवा के नीचे कर्नाटक ही आता है, साउथ में चल रहे हैं हम। कर्नाटक में आपके 5 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। एक है बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। ये केरल, तमिलनाडु और वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाओं से जुड़ा हुआ है, काफी बड़ा है ये। इसके अलावा एक आता है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मैसूर जिले के अंदर है। इसके बाद आता है बन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बैंगलोर के जस्ट बाहर है। बैंगलोर सिटी के लोग जाते हैं उसे देखने के लिए, ऑब्वियसली ट्रैफिक से निकल के वहीं पहुंचेंगे। इसके बाद आता है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिमी घाट में मौजूद है। यहाँ पे क्या एक पहाड़ी है, कुद्रेमुख शिखर, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है और उसी के पास ही मौजूद है। और 5वें नंबर का है अंशी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 5 राष्ट्रीय उद्यान है, इनको जरूर याद रखना, कर्नाटक के। कर्नाटक के नीचे आता है आपका केरल। केरल के राष्ट्रीय उद्यान है 6। देखो, थोड़े से नाम इसके अटपटे हैं, लेकिन आपको याद रखने, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो तो नाम याद रखने में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन आप याद कर लोगे प्रैक्टिस से। एक है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियां केरला के अंदर है, मैंने आपको बताया था पर्वत वाली वीडियो में, तो उसी के पास ये स्थित है। इसके बाद आता है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पेरियार झील के पास मौजूद है, याद रखना, पेरियार झील। इसके बाद आता है आपका साइलेंट वैली। जी हाँ, इसको याद रखना बहुत आसान है। साइलेंट वैली का मतलब होता है कि एक जगह है जो बिल्कुल ही शांत है, तो उसको भी एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। यहाँ पे जानवर रहते हैं लेकिन शांति से रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आता है अनामुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि केरल का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको याद रखना। इसके नीचे आता है आपका मथिकेटन राष्ट्रीय उद्यान और पंबादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान। ये 6 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, इनके नाम आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जरूर आ जाएंगे। इसके बाद चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में 6 बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। एक है गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि चेन्नई के बीचों बीच है। यहाँ पे गुइंडी सांप पाए जाते हैं। ये पहले सांप अभ्यारण्य हुआ करता था, तो इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पहले अन्नामलाई वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से मशहूर था, इसको बाद में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। एक है मुकुरथी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों में है। जी हाँ, नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में के अंदर भी हैं, तो वहां पर भी एक राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुरथी। इसके अलावा गल्फ ऑफ मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, काफी जरूरी है, पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, गल्फ ऑफ मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपके धनुषकोडी पे है। धनुषकोडी जो है बहुत जरूरी जगह है, मशहूर जगह है तमिलनाडु के अंदर, आपको याद होगी। इसके अलावा यहाँ पे पाया जाता है प्लानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पूर्वी घाटों की पर्वतमाला के अंदर पाया जाता है। तो तमिलनाडु के 5 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं, गुइंडी, इंदिरा गांधी, मुकुर्थी, गल्फ ऑफ मन्नार, इसके अलावा प्लानी हिल्स। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भी 5 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। एक है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि तिरुपति के पास है। दूसरा है रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी फेमस है। तीसरा है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, काफी जरूरी है। इसके अलावा कवल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आदिलाबाद जिले के अंदर है। और आखिर में नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि नलगोंडा जिले के अंदर मौजूद है। तो इस तरीके से 5 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं, श्री वेंकटेश्वर, रामेश्वरम या फिर राजीव गांधी, पापीकोंडा, कवल और नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना। अब हम आंध्र प्रदेश आ गए तो तेलंगाना भी चलते हैं। तेलंगाना में 3 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनके नाम आपको याद रखने हैं। एक है कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, काफी जरूरी है। दूसरा है महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए, ये नाम थोड़े अटपटे लग रहे होंगे, थोड़े मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन 2-4 बार प्रैक्टिस करने पे जरूर आ जाएंगे। तो ये आपका साउथ वाला पूरा एरिया हो जाता है तेलंगाना के साथ ही। अब तेलंगाना के बाद हम चलते हैं छत्तीसगढ़। दोबारा हम पूर्व की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ में 3 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। एक है कांगेर राष्ट्रीय उद्यान,
दूसरा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इनमें से ये जो आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है ये इंद्रावती नदी के नाम पे पड़ा है, और इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की, मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से 3 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं, कांगेर, गुरु घासीदास और इंद्रावती। इसके बाद आता है उड़ीसा। उड़ीसा में भी 2 इंपॉर्टेंट आपके राष्ट्रीय उद्यान है, एक है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, काफी जरूरी है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना उड़ीसा के बहुत ही फेमस 2 राष्ट्रीय उद्यान है ये। इसके बाद हम चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 6 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से एक का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जो कि है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, ये सुंदरबन डेल्टा वाला ही है, काफी मशहूर है। इसके अलावा गोरुमार राष्ट्रीय उद्यान काफी जरूरी है, नियोरार राष्ट्रीय उद्यान ये भी काफी फेमस है, जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान और सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान। अब ये नाम भी थोड़े से अटपटे आपको लगेंगे, क्योंकि अगर नहीं सुने होंगे, पहली बार सुन रहे होंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन प्रैक्टिस से हो जाएगा। जलदापारा, बुक्सा, सिंगलीला, नियोरा या फिर सुंदरबन तो आपको पता ही है। तो इस तरीके से आपके पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। तो इस तरीके से मेन भूमि हो जाती है। अब बचता है हमारा नॉर्थ ईस्ट, यानी कि हमारा उत्तर पूर्व, बड़ा मजेदार होने वाला है। सबसे पहले चलते हैं मेघालय। मेघालय में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक है नोक्रेव राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान। नाम याद रख लो, नोक्रेव राष्ट्रीय उद्यान और बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय के। इसके पास ही आपको त्रिपुरा भी दिखेगा। त्रिपुरा में भी 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक है क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, ये लेपर्ड यानी कि तेंदुआ, तो क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है, और दूसरा है राजबारी राष्ट्रीय उद्यान, जिसको वाइनस राष्ट्रीय उद्यान के नाम से पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे वाइनस नाम का एक जीव पाया जाता है, इसलिए इसका नाम वाइनस के नाम पे भी रखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। इसके पास ही आपको मिजोरम नजर आएगा। मिजोरम में भी 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक है फाग गपुई राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। काफी जरूरी है, नाम थोड़े अटपटे हैं अगर पहली बार सुन रहे हो तो, लेकिन वैसे याद रखने की जरूरत है क्योंकि सवाल पूछा गया है, तो दोनों याद रख लेना। मिजोरम के पास आता है आपका मणिपुर, और मणिपुर में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि वो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है केबुल लाओ राष्ट्रीय उद्यान। अब इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि पूरे विश्व में सिर्फ ये एक ही है, लोकटक झील के ऊपर तैरता हुआ है, ये काफी जरूरी है। मणिपुर के पास आपको दिखेगा नागालैंड। अब नागालैंड के अंदर ज्यादातर वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है नहीं, लेकिन यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान जरूर है, जो है इटांग की राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये नागालैंड का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, या यूं कह लो कि पहले ये भी वन्य जीव अभ्यारण्य हुआ करता था, लेकिन इसको भी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में देखा जा सकता है। जरूरी है, सवाल पूछा जाता है, तो ये हो जाता है नागालैंड। अब आपके 2 राज्य बचते हैं, एक असम, एक अरुणाचल प्रदेश। पहले असम देख लेते हैं। असम के अंदर मेनली 6 राष्ट्रीय उद्यान है, एक्चुअली 7 है, मैं बताता हूँ कौन कौन से हैं। असम में आता है एक तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसके बारे में मैं आपको असम वाली वीडियो में बता चुका हूँ। एक आता है आपका डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काफी जरूरी नाम है, इसको याद रख लो। एक है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कामेरी नदी के पास है, और एक है औरंग राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम भी आपने सुना होगा। एक है मानस राष्ट्रीय उद्यान, एक है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, जो कि शायद तिनसुकिया जिले के अंदर है, और एक है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है, ये बहुत ही नए हैं, और नए से मेरा मतलब है 2021 में ही इन्हें घोषित किया गया है, तो ये काफी नए हो जाते हैं, तो इनको जरूर याद रखना। इसके बाद आपका बचता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 2 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, एक है आपका मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान और एक है आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत का सबसे पूर्वी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे पूर्वी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप लिखेंगे नामदफा। तो इस तरीके से ये आपकी पूरी भूमि कवर हो जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आपके राष्ट्रीय उद्यान है, कितने? 9। जी हाँ, 9 यहाँ पे है। कौन कौन से मैं आपको याद करा देता हूँ। एक है आपका सैडल पीक, जो कि सबसे बड़े पहाड़ के नाम पे है, सैडल पीक, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद 3 याद रह जाएंगे, नॉर्थ बटन आइलैंड, मिडिल बटन आइलैंड और साउथ बटन आइलैंड। ये तीनों ही राष्ट्रीय उद्यान है जो कि नॉर्थ, मिडिल और साउथ के नाम पे फेमस है, आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद 2 आते हैं आपके मरीन यानी कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। एक है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और एक है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। दोनों ही फ्रीडम फाइटर्स हैं, एक है रानी झांसी और एक है महात्मा गांधी, तो आप दोनों को याद रख सकते हो। इसके बाद आता है आपका मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, ये मणिपुर के अंदर नहीं है, ये यहाँ पे है, और इसका नाम एक और है माउंट हैरियट। माउंट हैरियट याद रखना, दोनों नामों से पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है आपका कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, और आखिर में आता है आपका गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस तरीके से आपके अराउंड 105 राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं जो मैंने कवर करवाए हैं।